मैं अनम्यूट हूं ना? मेरी आवाज आ रही है? ऑफ आ रहा है? अब आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आपके एंड से तो ऑफ नहीं है, शायद आपकी तरफ से ऑफ है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, नमस्कार, सभी को नमस्कार। हाँ, विजय भाई सहित सभी को नमस्कार। भरूच के सभी लोगों को जो आप इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं और इस विषय पर सुनने के लिए उपस्थित हैं, आप सबको नमस्कार। यह विषय बहुत ज्वलंत है, जैसा कि अभी बताया उद्घोषक्या ने। चीन का परिदृश्य, उसका भूत भविष्य वर्तमान हम जानने की चर्चा करते हैं तो हमारे मन में अनेक सवाल और प्रश्न खड़े होते हैं, और वे सवाल और प्रश्न हमें केवल चीन नहीं बल्कि चीन के आसपास की चीजों के विषय में भी समझने और जानने के लिए विवश करते हैं। जो वर्तमान समीकरण है उसके कारण चीन के साथ साथ हम नेपाल, हम नमचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, सिक्किम का इलाका है, नेपाल, तिब्बत, वर्तमान जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, इन सारे विषयों का संदर्भ अपने आप चीन से जुड़ जाता है। और चीन से जब जोड़कर हम इन सारे विषयों को देखते हैं, विचार करते हैं और उसकी गहराई में जाते हैं, तो हमको लगता है कि चीन के सभी पक्षों का हमको ठीक ठीक मूल्यांकन करना चाहिए। एक तरह से अगर हम देखें तो चीन कोई संगीत की आवाज आ रही है। चीन, नेपाल और पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है, आंतरिक कलह है, वह कलह उसके अंतर्द्वंद के कारण है। और जैसा हम अपने देश में विसंगति पाते हैं, अनेक लोग देश विरोधी बात अनेक विषयों पर करने लगते हैं, अनेक तरह की समस्याएं, जो समस्या वास्तविक समस्या नहीं है उससे ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, देश विरोधी बातें करने की कोशिश करने लगते हैं। उस तरह की परिस्थिति से अधिक विकट परिस्थिति चीन, नेपाल और पाकिस्तान के साथ विद्यमान है। इतिहास इस बात का साक्षी है और सभी लोग इस बात को ठीक से जानते हैं कि चीन में 1905 से पहले पूरी तरह राजवंश परंपरा थी, प्रणाली थी, शासन व्यवस्था थी, राजतंत्र था वहां। और उस राजतंत्र के कारण चीन में कुछ भी जनता के हाथ में नहीं था। जनता किसी भी प्रकार से अपनी कोई बात कह नहीं सकती थी, उसके अनुसार कोई निर्णय नहीं हो सकता था। जनता बहुत ज्यादा शोषित, पददलित और पीड़ित थी चीन की। 1905 से लेकर 1921 तक, हम अब राजतंत्रों की बात विस्तार से उसके इतिहास में नहीं जाएंगे क्योंकि 45-50 मिनट में सारी बातें मैं करना चाहता हूं, अधिकांश बात जो मैं कर सकूं। सांग राजवंश, हान राजवंश, सुई राजवंश, ये 12वीं शताब्दी जब पुनर्जागरण काल, रेनेसा पीरियड आता है, उससे पहले के कालखंड में ये वहां के राजतंत्र और राज व्यवस्था थी। उसके बाद वहां थांग, सोंग, मंगोल
और व्यवस्थित राज्य प्रणाली वहां 1279 ईस्वी में आती है, जब यूनान, मिग और किंग राजवंश वहां आता है। किंग राजवंश जब वहां आता है तो 1911, 1937, 1939, 1948, 1966 और 1989 ये वर्ष अगर आप याद रखें तो नरसंहार का कालखंड है पूरे चीन में। अंतर कलाकार, आंतरिक रक्तपात का कालखंड है। सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 7 करोड़ लोग दुनिया में या तो मार दिए गए या लापता हो गए या तो उनका जीवन समाप्त हो गया किसी न किसी रूप में। उसमें से 1 करोड़ लोग केवल चीन के लोग 1939 से 1945 के बीच मारे गए या लापता हो गए। 1911 में जब चीन में ताइपिंग विद्रोह हुआ था और किंग राजवंश के विरुद्ध वहां की जनता ने आंदोलन किया था, उस आंदोलन में और जिसके कारण उस समय माओ त्से तुंग की आयु मात्र 19 वर्ष थी और उस माओ त्से तुंग ने 1911 में जो प्रेरणा ग्रहण किया उसका परिणाम यह हुआ कि 1966 में उसने 50,000 लोगों से अधिक के नरसंहार करवाए चीन में। 19 ताइपिंग जो विद्रोह हुआ था 1911 में, वह चीन में लगभग 2 करोड़ लोगों की जान लेके गया था। 1937 में जो चीन का विद्रोह हुआ था, सन यात सेन विद्रोह, उसमें भी लगभग 90,000 लोग मारे गए थे चीन में। यानी 1911 में लगभग 2 करोड़ लोग, 1937 में 90,000 लोग, 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 1 करोड़ लोग, 1966 में 50,000 लोग और तियानमन चौक पर जो नरसंहार 1989 में हुआ उसमें लगभग 40-42 हजार लोग मार दिए गए, नष्ट कर दिए गए, समाप्त कर दिए चीन में। एक तरह से जो पिछली शताब्दी है चीन में हिंसक रक्तपात की शताब्दी है और वह शताब्दी जब वहां राजवंशों की शासन प्रणाली 1864 तक व्यवस्थित राजवंश था और 1864 में एक तरह से यूरोपियंस को हटाकर किंग राजवंश ने अपने अधीन सब कुछ व्यवस्था ले लिया और तब से लेकर 1905 तक उनका किंग राजवंश का बहुत प्रभुत्वशाली, बहुत प्रभावकारी वहां शासन प्रणाली चली। 1905 से 1911 के बीच ताइपिंग विद्रोह हुआ, जनता ने उस राजवंश के विरुद्ध बड़ा भारी आंदोलन और षड्यंत्र आरंभ किया और जिसके नाते लगभग 2 करोड़ लोग 1911 में मारे गए चीन में। आप सब जानते हैं कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ उसके पहले चीन की परिस्थिति क्या थी। चीन भयंकर रक्तपात से गुजर चुका था, निकल चुका था, लेकिन फिर भी चीन में जो घृणा का, जो अहंकार का, जो कटुता का और विश्व के साथ वैमनस्य का जो उसका भाव था, जो उसका ज्यादती स्वरूप है, जो उसका वास्तविक विशेषता है, चीन की जो वास्तविक विशेषता है, उस विशेषता के कारण बावजूद इसके वो कमजोर हुआ था, लेकिन फिर भी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और सर्बिया के साथ खड़ा हुआ था। उस समय जापान जर्मनी के साथ खड़ा होना चाहता था सीधे सीधे, लेकिन चीन के कारण वो नहीं खड़ा हुआ क्योंकि उसने चीन पर आक्रमण करना था, चीन को अपना विरोधी मानता था वो। मेरे कहने का आशय यह है कि चीन में इतने प्रकार के अंतर्द्वंद, इतने तरह के अंतर कला, इतने तरह के आंतरिक रक्तपात, इतने प्रकार के हिंसक क्रांतियां चीन में हुई हैं कि चीन स्वाभाविक रूप से अपने आप में एक अस्थिर राज्य, एक अस्थिर गणराज्य या एक अस्थिर साम्राज्य है। चीन में कभी भी किसी भी प्रकार मनुष्य और मानवता के हित में कोई कार्य करने का विधान नहीं है। चीन जिस कारण से ताकतवर दिखता है, मजबूत दिखता है, उसका केवल एक पक्ष है और वह पक्ष आप इस रूप में समझ सकते हैं कि भारत में सामान्य जनता छोटी बड़े कार्य निर्णयों से, जैसे 370 या 35A आया, CAA आया, इसको लेकर छोटे मोटे आंदोलन हो गए, शाहीन बाग का कांड हो गया, किसी विश्वविद्यालय में कुछ जलाया गया, कुछ आंदोलन हुआ, कुछ उपद्रव हुआ, देश विरोधी नारे।
चीन में इस तरह की गतिविधियां छोटी मोटी नहीं होती। चीन में जो भी होता है एकाएक होता है और उसका स्वरूप बहुत बीभत्स और विकराल होता है, बहुत बड़ा होता है। 1911, 1937, 1939, 1945, 1966, 1989 का जो प्रमाण है वह इसका परिणाम है। उसको आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। और यह कारण इसका यह है कि चीन हमेशा अंतर्द्वंद में रहा है। और वह अंतर्द्वंद क्या है? एक तो उसका वैचारिक अंतर्द्वंद है, उस वैचारिक अंतर्द्वंद से चीन कभी नहीं निकल पाता। एक तो राजवंश वर्सेस जनता, पहले का अंतर्द्वंद था 1905 के पहले, राजतंत्र शासन प्रणाली और जनता के बीच का संघर्ष, अंतर्द्वंद, पहला अंतर्द्वंद था चीन का। दूसरा अंतर्द्वंद चीन का हुआ, चीन की जनता एक तरफ और वहां की साम्यवादी शासन प्रणाली दूसरी तरफ। चीन की जनता जो वास्तविक जनता है वह जनता सहिष्णु जनता है, वह जनता मानवीय वेगों को प्रेरित करने वाली जनता है, वह जनता प्रत्येक दशा में भारत के मनोविज्ञान से संचालित होने वाली जनता है। चीन की वास्तविक जनता पंचशील के वास्तविक सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार करने वाली जनता है। चीन की जनता हत्या न करने वाले के पक्षधर है, वो हिंसा में विश्वास नहीं करती। चीन की वास्तविक जनता चोरी में विश्वास नहीं करती, व्यभिचार में विश्वास नहीं करती, असत्य नहीं बोलना चाहती, मद्यपान नहीं करना चाहती। जो चीन की शासन प्रणाली है और वो साम्यवादी शासन प्रणाली है, इन पांचों को वो प्रश्रय देता है। और इन पांचों को जो प्रश्रय देता है साम्यवादी शासन व्यवस्था, वह साम्यवादी शासन व्यवस्था प्रश्रय देने और जनता के वास्तविक मनोविज्ञान को लेकर जो टसिल है, वो टसिल इस कारण है कि चीन में 90 से 91% लोग या तो बौद्ध हैं, या तो ताओ मत के अनुयायी हैं, अथवा वे कन्फ्यूशियस मत के अनुयायी हैं। जिसके कारण चीन इन चीजों को प्रश्रय देता है, वह कारण वहां की 2 से 2.5% जो ईसाई मतावलंबी वहां निवास करते हैं, उनके कारण वो इस चीज को प्रश्रय देती है। और इस कारण भी प्रश्रय देती है कि 1978 में चीन ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वहां लागू किया। यानी चीन की जो साम्यवादी पार्टी है, वह साम्यवादी पार्टी के अधीन चलने वाली वहां की सेना के अधीन चलने वाली वहां की सरकार और इन तीनों का मुखिया वहां का राष्ट्रपति, यह इनकी जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो माओ से तुंग द्वारा प्रेरित है। लेकिन जो वहां की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतियां ये लोग लागू करते हैं, वो डेंग जाओपिंग के द्वारा लागू की गई 1978 से 1992 तक आर्थिक नीतियों के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आधारित नीतियां लागू करते हैं। यह जो दोहरा इनका मानदंड है, यह मानदंड वहां की जनता स्वीकार नहीं करती। और लोगों को लगता है, दुनिया को लगता है कि जनता आंदोलित क्यों नहीं होती। तो जनता वहां की अचानक विस्फोटक तरीके से रिएक्ट करती है। भारत या दुनिया के अन्य देशों जैसे छोटा रिएक्शन नहीं होता, या रिएक्शन होकर फिर वो चुप नहीं हो जाते या शांत नहीं हो जाते। वो उनका रिएक्शन बड़ा होता है और चीन की स्थिति को छुपाए रखे, उसकी अंतर कलह को बचाए रखे। और वह अंतर कलह उसका बचा रहेगा तो आंतरिक उसका जो विद्वेष है, जो हिंसक आंदोलन खड़े होने की संभावना है, उससे चीन बचा रहेगा। और उससे जब चीन बचा रहेगा तो दुनिया को धौंस दिखा पाएगा, दुनिया को दिखा पाएगा कि हम किस तरह से क्या क्या करना चाहते हैं। अनेक बार भारत और चीन की तुलना की जाती है। भारत और चीन की तुलना करने का कोई कारण नहीं है। भारत की परिस्थिति नितांत भिन्न है, चीन की परिस्थिति नितांत भिन्न है। चीन और अमेरिका की भी तुलना करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अमेरिका की परिस्थिति भिन्न है, चीन की परिस्थिति भिन्न है।
अमेरिका 1885 में आजाद हुआ तो उसके पहले वहां आंग्ल अमेरिका कहलाता था, अंग्रेजों का शासन था, वो पूंजी आधारित व्यवस्था में था। आजाद हुआ तब भी पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था में था, आजादी के बाद भी पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था में है। भारत में जो सबसे बड़ी विडंबना हुई भारत के साथ कि भारत में आजाद होने के बाद भारत के शासनाध्यक्षों ने, भारत के नेतृत्वकर्ता ने जम्मू कश्मीर जैसे राज्य को लेकर बड़ा खेल किया, बहुत रद्दी प्रकार का खेल किया, बहुत उसको एक तरह से टूल के रूप में अपने को बनाए रखने के लिए, अपने राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए उसको टूल के रूप में उपयोग किया। और जब कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किए हमने विदेश नीति की दृष्टि से, मिश्रित अर्थव्यवस्था का हमने पालन किया विदेश नीति की, आर्थिक नीति की दृष्टि से, आपने ऐसी नीति क्यों अपनाई? आपके पास उदाहरण था कि पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का पक्ष अलग अलग नहीं था, वो दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने संघर्ष नहीं कर रहे थे। और शीत युद्ध का कालखंड सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के कारण दुनिया में था। आप उस शीत युद्ध से बचने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप उस शीत युद्ध से बचने के लिए ये दोनों आर्थिक और विदेश नीति आपने अपनाया। गुटनिरपेक्षता की नीति और पूंजी आधारित जो अर्थव्यवस्था है उस नीति को आपने अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपको शीत युद्ध के वास्तविक समीकरण और मूल्य को, वास्तविक विशेषता को ठीक से समझने चाहिए था। अगर आप दूरदृष्टि नेतृत्व था आपका, आप विजनरी थे, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि विजनरी थे हमारे पहले प्रधानमंत्री जी, तो उनको यह बात तो किसी को भी सामान्य व्यक्ति को समझ में आनी चाहिए कि जिनके बीच शीत युद्ध चल रहा है उनका पक्ष 2 महायुद्धों में एक साथ था, और फिर हम उनको शीत युद्ध मान के दोनों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, हम तटस्थ भाव में खड़े हो रहे हैं, तो वो दोनों हमारा साथ कैसे देंगे? इसलिए हमारा जो एजेंडा था जम्मू कश्मीर को लेकर, वह एजेंडा हमारा कहीं न कहीं केवल पाकिस्तान को लाभ पहुंचाना, केवल तुष्टीकरण करना यही एजेंडा नहीं था। इस बात को बहुत ठीक से समझना चाहिए, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू, एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन आप सबको करना चाहिए कि जिस प्रकार चीन की वैचारिक सत्ता व्यवस्था साम्यवादी है, लेकिन आर्थिक नीतियां उसकी पूंजीवाद के आगोश में हैं, ठीक उसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री मानसिक और वैचारिक तौर पर साम्यवादी थे, लेकिन जो उनका भोग विलास और कपड़े लत्ते पहनने, रहने, खाने का जो परिपाटी थी वो पूरी तरह पूंजी आधारित और सामंतवादी थी। वो चीन के उसी मॉडल को अडॉप्ट करते थे, उसी मॉडल को लेके चलते थे जो चीन 1976 के बाद, माओ से तुंग के निधन के बाद अडॉप्ट करके चल रहा है। जो 1976 के बाद डेन जाओपिंग ने वहां पूंजीवादी आधारित मॉडल अपनाया, वह मॉडल जवाहरलाल नेहरू पहले से पालन करते थे, उनके जीवन का हिस्सा था। वो वैचारिक रूप से साम्यवादी थे, उनका एजेंडा तुष्टीकरण और पाकिस्तान को लाभ पहुंचाना तो सेकेंडरी था, उनका एजेंडा तो था चीन को लाभ पहुंचाना। और तिब्बत के मसले पर उनके जितने भी बयान थे, जितने भी गतिविधि और कार्रवाई थी, दिखावटी बहुत है, लेकिन अंदर से जो भी घटनाक्रम, जो भी कार्रवाई वो करते थे, हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि चीन का जो अप्रोच है, चीन की जो पहुंच है, वो मध्य एशिया तक कैसे बने, कैसे हो, कैसे चीन वहां तक पहुंचे। और इसके नाते वो ये भी चाहते थे कि चीन, तिब्बत उसके पास हो, वो ये भी चाहते थे अक्साई हिंद चीन के पास हो, वो ये भी चाहते थे कि तुर्कमेनिस्तान और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है और पीओके मुजफ्फराबाद से लेके गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है पाकिस्तान का, पीओके का, पाक अधिकृत कश्मीर का, वो सारा इलाका उनके पास आ जाए। और वो आ जाने के बाद अफगानिस्तान का जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उस सभ्यता
के विशेषताओं का आप मूल्यांकन करिए तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं से मेल खाती है। वो नील घाटी, दजला फरात और मेसोपोटामिया, नील घाटी, दजला फरात और वांगो इसकी सभ्यता से मेल नहीं खाती, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाती है। जो अफगानिस्तानी लोग हैं या मध्य एशिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो भारत को केंद्रित करके आदर्श मान के काम करने पर विश्वास करते हैं। भारत का उधर अप्रोच न हो, क्योंकि जैसे ही गिलगिट बल्तिस्तान भारत के पास आएगा, लगभग 75-80 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 92-95 किलोमीटर का, वह पूरा क्षेत्र अफगानिस्तान का सीधे भारत के संपर्क में आएगा। और भारत के संपर्क में आएगा तो जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट है पाकिस्तान का, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पश्चिमी पूर्वोत्तर सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान, इसके दुखती रग पर भारत हाथ रख देगा। यह बात बहुत पहले से जवाहरलाल जी और उनके संबंधित लोग इस बात को जानते थे। उनका एजेंडा देश हित में कितना था कितना नहीं, यह तो अलग से मूल्यांकन का विषय है, लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न और चीन का प्रश्न है, वहां अनेक प्रकार के सवाल स्वयं उनके कारण यह उपस्थित होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो तनाव और टेंशन है पंजाब और सिंध जैसे प्रांतों में, पाकिस्तान के, वहां भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के नाम से ट्रस्ट और सोसाइटी बनाकर लोग मुकदमे लड़ रहे हैं, लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लोग आगे आ रहे हैं। और इस पर 2015 में मैंने एक लेख भी लिखा था। उस लेख को कई लोगों को प्रेषित भी किया था। उसमें बहुत सारे तथ्य और आंकड़े दिए हुए हैं। तो यह जो सेंसिटिव पेशावर से लेकर मुजफ्फराबाद से लेकर यह जो ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल में उसको लक्ष्य करके चीन उस पर अपना प्रभाव जमाना चाहता है। और चीन का वह प्रभाव भारत के हित में कभी नहीं है, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वह उस चीज को स्वीकार नहीं करते। लेकिन भारत ने जो विदेश नीति अपनाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विदेश नीति, और उसके बाद गुटनिरपेक्षता की नीति, इन तीनों नीतियों ने देश का बड़ा नुकसान किया, बहुत हानि पहुंचाई भारत देश को। इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो नेपाल में जो गतिविधियां संचालित कर रहा है चीन, जो पाकिस्तान में चीन संचालित कर रहा है, और आप एक देखिए कि उसके 4 पॉइंट हैं, 4 टारगेट रखता है। एक तो अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा नेपाल और चौथा अक्साई चीन और पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर के जो बीच का लद्दाख वाला इलाका है, वो 4 टारगेट रखता है और चारों पर अलग अलग हिट करता है। इधर उसने फोकस नेपाल और लद्दाख वाले इलाके पर किया है। इसके पहले भूटान और अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके पर वो टारगेट करता था, हिट करता था। उसके पीछे केवल और केवल चीन की 2 मंशा है। वह पहली मंशा है कि वह भारत को बलपूर्वक दबाव में लेकर मार्केट अपना बनाए रखना चाहता है, जो उसकी सोच है कि ऐसा होता रहेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा कभी संभव नहीं है। अगर भारत के लोग चाह लें तो 100% चाह लें तो ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरा, वो ये चाहता है कि हमारे देश की जनता का ध्यान सरकार की गतिविधियों से हटा रहे, अलग होता रहे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि माओ से तुंग 1948 से लेकर 1976, डेंग जाओपिंग 1976 से लेकर 1992 तक, और उसके बाद ली जिनपिंग, इनका जो कालखंड है, झाओ जियांग, 92 के बाद झाओ जियांग, उसके बाद ली जिनपिंग, इनका जो कालखंड है, इनका आप मूल्यांकन करिए इन चारों का, इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये हो सकता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हिंसक न हो, वो बहुत सहिष्णु और दयालु हो। यह भाव भारत में जन्म लेने के कारण उनका हो सकता है। लेकिन आप
आइडियोलॉजिकली हम दूसरे हैं, व्यवहार हमारा दूसरा है, यह पूरी कैरेक्टरिस्टिक माओ से तुंग का, डेन जाओपिंग का, झाओ जियांग का और ली जिनपिंग का, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक 90%, 85% मेल खाती है एक दूसरे से। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, चीन की जनता कैसे भारत से जुड़ के रहना चाहती है, उसका एक बहुत मार्मिक और महत्वपूर्ण लक्षण है, उसका एक उदाहरण है, एक कारण है उसका। और वो ये कारण है कि चीन के जो लोग हैं, चीन में रहने वाले जो 90% लोग हैं, उसमें सभी लोग, यह बात मैं बार बार उल्लेख करता हूं कि कैसे साइकोलॉजिकली वो भारत से जुड़ना चाहते हैं कि अपनी पारिवारिक और नैतिक समस्याओं के समाधान के लिए वो कन्फ्यूशियस धर्म में व्याप्त मान्यताओं, मूल्यों के प्रति आकर्षित होते हैं। अपने पारिवारिक और नैतिक समस्याओं के लिए, ठीक उसी प्रकार अपने स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के लिए वे ताओ मत में व्याप्त जो मूल्य हैं, जो मान्यताएं हैं, जो मर्यादा है, उसके आगोश में रहना चाहते हैं। और स्वजनों के संस्कार और अंतिम संस्कार, जो संस्कार परंपरा है, उसके अनुसार वह भारत में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करना चाहते हैं। भारत में बौद्ध और नव बौद्ध जैसा इंटरप्रिटेशन वहां नहीं है, और बौद्ध दर्शन का बुरे तरीके से, यानी खराब तरीके से गलत अर्थ करके व्याख्या वहां करने की परंपरा नहीं है जैसे भारत में लोग कर रहे हैं। इसलिए हम जब इन सारे पक्षों का बहुत विस्तार से और गहराई से मूल्यांकन करते हैं, तो दूरगामी परिणाम जो हमको दिखाई पड़ता है वह यह दिखाई पड़ता है कि चीन में आने वाले समय में बहुत बड़े हिंसक रक्तपात होने की संभावना है, चीन के बिखरने और टूटने की संभावना है, चीन की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी है, क्योंकि चीन की जो स्थिति है वह हमेशा आर्थिक दृष्टि से सशक्त होने की है, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से वो सशक्त नहीं होना चाहता। चीन का युद्ध इसलिए नहीं होने देना चाहता क्योंकि उसको दो भय है। एक भय यह है कि भारत की मार्केट चली जाएगी, और दूसरा भय है कि किसी भी दशा में सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां तक कि फ्रांस और इंग्लैंड भी किसी भी दशा में अस्थायी शक्ति के रूप में चीन को नहीं देखना चाहते। और जो लोग ये जानते हैं कि भारत अगर चीन से युद्ध करता है, अगर पीओके चौथे फ्रंट पर युद्ध करता है, तो इजराइल, फ्रांस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका ये भारत के साथ युद्ध करेंगे कि नहीं, वो एक मिनट की देर किए बिना युद्ध करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वहां अगर आसन्न चुनाव नहीं होता तो बल्कि बहुत बोल्ड इनिशिएटिव संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लिया जा चुका था और लेने की स्थिति बन रही थी, क्योंकि उसने जो मई महीने में करेस्पॉन्डेंस किया है संयुक्त राष्ट्र संघ को और विश्व स्वास्थ्य संगठन को, वहां के राष्ट्रपति ने घेब्रेयस को जो उन्होंने लेटर लिखा है, वह लेटर पूरी तरह उस मानसिकता को उजागर करता है। एक बात तो तय है कि यह युद्ध होगा, यह बात पक्का है। चीन नहीं करेगा युद्ध, चीन इनिशिएटिव नहीं लेगा, लेने की उसकी स्थिति नहीं बनेगी, यह बात भी पक्का है। यह बात भी तय है कि भारत भी इनिशिएटिव नहीं लेगा, यह बात भी तय है। लेकिन इनिशिएटिव दुनिया में जो लेगा वो बहुत सशक्त और मजबूत होगा और भारत उसका पक्षकार होगा। यह बात 100% मैं ज्योतिष के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, भू सामरिक भू राजनीतिक स्थिति के आधार पर, एशिया के समूचे समीकरण के आधार पर कह रहा हूं। और युद्ध यदि नहीं भी हुआ, 1% संभावना है
तब भी चीन की स्थिति पतली होगी, कमजोर होगी, वो धराशायी होगा, वो दबाव में आएगा, यह बात तय है। क्योंकि जो चीज शेल्टर प्रदान करती थी भारत की ओर से उसको, गुटनिरपेक्षता की नीति और मिश्रित अर्थव्यवस्था, उससे भारत निकल चुका है, लगभग उससे बाहर आ चुका है। यह बात चीन ठीक से समझता है और जो उसने विराटनगर से लेके काठमांडू तक 6 लेन 4 रोड बनाने, भैरवा और काठमांडू में, विराटनगर में बड़े एयरपोर्ट बनाने का जो उसने जिम्मा लिया है, वह जिम्मा चीन को लगता है कि हम नेपाल के सहारे भारत में इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे और भारत को दबाव में ले लेंगे। लेकिन यह भी उसकी गलती है, यह अदूरदर्शिता है। क्योंकि नेपाल की जो जनता है, ऊपर जो गोरखाली रहते हैं, गोरखा रेजिमेंट है हिंदुस्तान में, उसके बाद नेपाली हैं, उसके बाद मधेसी हैं, वहां की जो जनता है वह भारत से जुड़ के रहती है। उनके बिजनेस, व्यापार, कारोबार, नातेदार, रिश्तेदार करोड़ों की संख्या में हिंदुस्तान में निवास करते हैं। वो जानते हैं कि हमारा हित किसमें है। जनता वहां बगावत और विद्रोह करेगी, वहां माओवादी उतनी संख्या में नहीं है। वो हिंसक जरूर हैं, लेकिन जो शांत जनता है वो जब रिएक्ट करेगी तो नेपाल की शासन को और ओली जो वहां के वामपंथी लीडर हैं, उनको बड़ा महंगा पड़ेगा। चीन वहां नहीं फटक पाएगा। इस चीज को सबको ठीक से समझना और जानना चाहिए। चीन अपने अंतर्द्वंद में, अपनी पीड़ा में, अपनी कला से परेशान होकर जितनी हरकतें कर रहा है, इसमें 2 बातें हैं। जैसे विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति गंदी हरकत करता है, अवसादग्रस्त व्यक्ति गंदी हरकत करता है, और कहते हैं हिंदुस्तान में कि नंगा खुदा से बड़ा होता है, यह बात भी उससे जोड़ लीजिए। वही हरकत चीन इस समय कर रहा है। और चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर जो दुनिया में बवंडर मचा हुआ है कि चीन बहुत अर्थव्यवस्था कोई भी अर्थव्यवस्था स्थायी ही तभी होती है जब वहां की सामाजिक और सांस्कृतिक किसी देश के सरोकारों से वो अर्थव्यवस्था जोड़ के चल पाती है। 100% न भी जुड़े तो आंशिक रूप से ही वहां के सामाजिक वातावरण से भारत में नई चीजें लागू की जाती हैं, चाहे निजीकरण, उदारीकरण, कुछ भी आप जो लागू करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जितनी योजनाएं, चाहे कोई भी सरकार वो योजना लागू करती है, वो योजना जन कल्याण, लोक कल्याण के नाम पर लागू करती है। जनता उससे कितने लाभान्वित होती है, नहीं होती है, ये अलग बात है। ये मशीनरी का कहीं दोष हो सकता है, सिस्टम का दोष हो सकता है, लेकिन अंततः सरकार की मंशा होती है कि हम सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जनता को जोड़कर लेके चलें। हम स्थूल डेवलपमेंट नहीं चाहते। चीन का जो विकास है, हम ऐसी सड़क बना लें कि पाकिस्तान को टारगेट कर सकें, ऐसी सड़क बना लें तुर्कमेनिस्तान को टारगेट कर सकें, ऐसी सड़क बना लें कि हम बलूचिस्तान को टारगेट कर लें, ऐसी सड़क बना लें कि हम पीओके को टारगेट कर। यह डेवलपमेंट नहीं है। ग्वादर से लेकर जो उसने नमचा बरवा तक का कॉरिडोर बनाया है, वो कॉरिडोर डेवलपमेंट, वो उसका हिंसक कॉरिडोर है, वो डेवलपमेंटल कॉरिडोर नहीं है। और केवल इंफ्रास्ट्रक्चरल और मनी बेस्ड डेवलपमेंट नहीं होता। जब तक आप अपने देश की, अपने लोगों की, पब्लिक को नहीं 100% तो कभी कुछ नहीं होता। आप 50%, 60%, 70% लोगों की मन स्थिति को भांप कर उसको जब लागू नहीं करेंगे, जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक नहीं चलेगी। और अब यह जो भारत में एक प्रवृत्ति बनी है और चीन के फेवर में इकोनॉमिस्ट इसको ज्यादा इंटरप्रिटेट करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र नहीं है, रुपए का शास्त्र अर्थव्यवस्था नहीं है। अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं, जो समूचा उपक्रम है मनुष्य से जुड़ा हुआ, वह सब मिलकर अर्थव्यवस्था होता है। और एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए, अर्थशास्त्र क्रय विक्रय की बात करता है, पूंजी आधारित क्रय विक्रय की बात करता है, मुद्रा आधारित आदान प्रदान की बात करता है,
लेकिन अर्थव्यवस्था में विनिमय बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, और उस विनिमय में मूल्य और मुद्रा आधारित विनिमय भी है, वस्तु आधारित विनिमय भी है, और सेवा आधारित भी विनिमय है। और यह जो विनिमय है वो अर्थव्यवस्था को संचालित करता है। अगर हम अर्थ को आधार बनाकर चलते हैं, केवल पूंजी को आधार बनाकर चलते हैं, तो हम लैप्स करते हैं, खोते हैं। और यही चीन गलतियां कर रहा है, वो बार बार गलतियां कर रहा है। अत्यधिक उत्तेजना में, अत्यधिक आवेश में, जल्दी जल्दी सब कुछ पा लेने के आगोश में वो अमेरिका से तुलना करते, अमेरिका से बराबरी करना चाहता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 1885 से पहले अंग्रेजों के आधारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, उसने भी उसको सपोर्ट किया। 85 में पूंजीवाद आधारित मॉडल उसने डेवलपमेंट का अपनाया, उसको सपोर्ट किया। 1885 से लेकर अब तक लगभग 135 वर्ष, बल्कि कई 160-70 वर्ष में उसका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जो सिस्टम डेवलप हुआ है, वो उस पर आधारित है। चीन का जो पूंजी आधारित मॉडल है 1978 में डेन जाओपिंग, जाओ जियांग और ली जीनपिंग का मॉडल है। इसका कालखंड 40-42 साल हो रहा है। इसमें 4 गुने समय का अंतर है, और इसलिए डेवलपमेंटल प्रोसेस चीन, अभी एक सज्जन कह रहे थे सोवियत संघ के साथ भारत का रिश्ता, ये कभी भी गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि सोवियत संघ के साथ भारत का रिश्ता खड़ा होगा। ये कभी नहीं समझना चाहिए कि सोवियत संघ चीन के साथ खड़ा होगा। यह समय बीत गया। एक बात को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा होते हैं। कार्ल मार्क्स का अधिकांश समय ग्रेट ब्रिटेन में बीतता है। इस समय जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन दोनों स्थानों पर कार्ल मार्क्स का नाम लेने वाला, उनके नाम से दीपक जलाने वाला आपको नहीं मिलेगा। कार्ल मार्क्स के शिष्य लेनिन और स्टालिन इंग्लैंड से उनका शिष्यत्व ग्रहण करके सोवियत संघ ले आते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स जर्मनी और इंग्लैंड से खत्म हो गए, वैसे ही दिखावटी भर कर रह गया है सोवियत संघ में मार्क्सवाद, साम्यवाद। साम्यवाद क्या? आर्थिक समृद्धि बहुत तेजी से हासिल कर रहा है और वो जानता है सोवियत संघ कि हम अगर अपना वैचारिक अधिष्ठान भी पूंजीवाद की तरफ इंक्लाइन नहीं होंगे तो हमारा पूंजीवाद आधारित मॉडल आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमको यह बात समझना चाहिए कि सोवियत संघ या रूस कभी यह नहीं चाहेगा कि चीन उसके बनस्पत, यदि वो साम्यवादी मॉडल नहीं भी छोड़ता है तब भी उसके बनस्पत उससे ऊपर उठे। ये कभी नहीं, कोई नेशन स्टेट के कंसेप्ट में यह है ही नहीं। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोसी देश मंगोलिया के बाद, और बहुत सारा क्षेत्र अब तो उसका उससे संपर्कित होता है, वो नहीं चाहेगा कि वो उससे ब्रिलियंट सिचुएशन में आए। वो हमेशा उसको डिफीट करेगा, और अगर फ्रंट खोल के युद्ध नहीं करेगा तो इनडायरेक्ट भारत को और यूएसए को, फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस के साथ तो हमेशा उसे जुड़ के रहता है, वो हमेशा उसके साथ रहकर सपोर्ट करेगा। और इस नाते जो भ्रम लोग फैलाते हैं वह भ्रम से हमेशा किसी भी दशा में निकलना चाहिए। और चीन ने एक बहुत बड़ी गलती जो की, अपने आर्थिक पूंजी आधारित मॉडल को लेकर, दिसंबर में उसके यहाँ कोरोना का संक्रमण हो गया था। उसने दिसंबर के आखिर में ईसाई मतावलंबियों के लिए दुनिया में समुद्री तटों के बाद सबसे बड़ा आयोजन जो कोई होता है तो वो चीन के बड़े शहरों में होता है। हजारों करोड़ डॉलर की आमदनी चीन को होती है। 7 से 9 करोड़ के लोग वहां आते हैं, और जब वो लोग वहां आते हैं तो उससे आमदनी होती है। वह आमदनी चीन के लोग प्राप्त करते हैं। वह आमदनी प्राप्त हो चीन को, इस नाते वह 3 महीने तक इस कोविड-19 जैसी विभत्स बीमारी को छिपाए रखा, और छिपाए ही नहीं रखा, दुनिया के लोग आए और बहुत सारी यूरोपीय देशों के लोग और ईसाई मतावलंबी देशों के लोगों को जो कोरोना की व्यापक चपेट में आए हैं, आप देखिए कि कैसे वो प्रभावित हुए हैं और कितना अधिक दबाव उनके ऊपर है।
जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 प्रमुख नॉर्म हैं कि दुनिया में महामारी, आपदा, विपदा, स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी आपदा विपदा कहाँ है, उसका सर्वेक्षण करना, उसके इलाज के लिए क्या बेहतर उपाय हो सकता है उस पर काम करना, और उसके इरेडिकेशन के लिए, कंप्लीट इरेडिकेशन के लिए प्लानिंग योजना बनाना। इन तीनों मानदंडों पर घेब्रेयस को जो घेरा है डोनाल्ड ट्रंप ने, इन तीनों में वे फेल कर गए हैं। इस नाते चीन की जो स्थिति है वह स्थिति बहुत अलग है। और जो 1962 में इनडायरेक्ट सपोर्ट रूस ने, सोवियत संघ ने चीन को किया था, 1962 में भारत की जो नीति गुटनिरपेक्षता और मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति थी, 1962 में एक बात बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि चीन में जब तियानमन चौक की नरसंहार हो रहा था, उसी समय मिखाइल गोर्बाचेव जो 15 राज्यों के संगठन के राष्ट्रपति थे, उनका अपहरण हुआ था 1989 में। और उस अपहरण के जो किरदार थे, उसकी आयोजना करने वाले, उसकी योजना रचना रखने वाले बोरिस येल्त्सिन थे, और फिर उनको विड्रा करके वापस बुलाने वाले भी बोरिस येल्त्सिन थे। और विखंडन के बाद बोरिस येल्त्सिन सोवियत संघ के रूस के राष्ट्रपति भी बनते हैं। ये दोनों घटनाएं एक साथ होती। अब ये परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। जो वहां के राष्ट्रपति हैं इस समय, वो इन सब चीजों से बहुत अलग तरीके से निकल चुके हैं। वो परिस्थितियां बहुत डिफरेंट हैं। और इस नाते अब जो समझौता अभी रूस करने जा रहा है, जो मध्यस्थता की बात कर रहा है, आप देखिए वो मध्यस्थता की बात कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है चीन हम स्वीकार नहीं करेंगे, एक तरफिया बात कर रहा है। अगर सोवियत संघ मध्यस्थता करेगा तो अमेरिका क्यों नहीं मध्यस्थता करेगा? स्वयं सोवियत संघ उसको इन्वॉल्व कर देगा मध्यस्थता में, फ्रांस कर देगा इन्वॉल्व उसको, इजराइल कर देगा, ग्रेट ब्रिटेन कर देगा, और वो ऑटोमेटिक मध्यस्थता बढ़ती जाएगी, वो चीन के लिए ज्यादा हार्मफुल होगी। इसलिए दुनिया का जो समीकरण है, वो समीकरण परिस्थिति चीन की गलतियों के कारण भी और भारत के भाग्य से भी, भारत के नेतृत्व के कारण भी चीन के प्रतिकूल है। और एक चीज और हमको ध्यान में रखना चाहिए, चीन जो 5 प्रकार की सेनाओं के आधार पर अपने यहाँ की गतिविधि संचालित कर रहा है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, नाभिकीय सेना और जैविक अस्त्र, इसका हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हम अपने भारतीय धर्म शास्त्रों में जो वर्णित विधान है, सतयुग में युद्ध केवल वैचारिक युद्ध होता था, एक दूसरे को परास्त करता था। जो त्रेता युग था वह धर्म युद्ध होता था उसमें, और धर्म से धर्म अधर्म को परास्त करने का विधान था। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए किसी से किसी को भी परास्त करना उचित है, यह द्वापर युग में बताया गया। और अब कलयुग है, इस कलयुग में धर्म की विजय के लिए कुछ भी करना उचित है, यह प्रावधान बनेगा। और ठीक वैसे ही बनेगा जैसे दुनिया में युद्ध के 4 सिद्धांत हैं, और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया कि जो समुद्री क्षेत्र पर जिसका प्रभाव होगा, वह समुद्री क्षेत्र पर प्रभाव, जैसा कि अभी बंगाल की खाड़ी के पूर्वी इलाके में जो संयुक्त राज्य अमेरिका दबाव बढ़ाना शुरू किया है, जिस पर समुद्र पर प्रभाव होगा वह सबसे शक्तिशाली होगा। फिर दूसरा सिद्धांत है जो केंद्र स्थल यानी हृदय स्थल पर जिसका प्रभाव होगा वो सबसे शक्तिशाली होगा, यानी मध्य एशिया पर। तीसरा जो परिमा स्थल यानी रिमलैंड यानी समुद्री मध्य भाग के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं उस पर जिसका प्रभाव होगा वो होगा। और चौथा जो वायु शक्ति जिसकी प्रभावी होगी वह ज्यादा युद्ध में सफल होगा। अब 5वीं बात आ रही है, शायद तीसरे महायुद्ध में उस तरह की परिस्थिति आए कि अदृश्य युद्ध का वातावरण बनेगा। और मैं इस बात का पक्षधर हूँ, इस बात का विश्वासी हूँ कि चीन की परिस्थिति नकारात्मक है। भारत को अतिशय सतर्क सावधान रहना होगा, क्योंकि जितने भी प्रकार के प्रपोजल और बात प्रस्ताव चीन समझौता वार्ता के लिए रख रहा है वो सब इनिशिएटिव वही ले रहा है। कहीं न कहीं वो विश्वासघात कर सकता है, करने की स्थिति है। आज भी भारत में ऐसे लोग हैं
मैं 1962 और उस समय के नेतृत्व की बात नहीं करता। आज भी भारत में चीन के हमदर्द और चीन के पक्ष में बात करने वाले लोग हैं। तो 1962 में सोवियत संघ में उस तरह के हमदर्द और बात करने वाले लोग हों तो क्या बुराई है? वो हो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और समय के आलोक में हमको इन सब चीजों का मूल्यांकन करना चाहिए। इस सारी परिस्थितियों को लेकर बहुत बहुत विस्तार से बात की जा सकती है, लेकिन समय का अभाव है। इस न्यूनतम समय में जो मैं आप सबसे निवेदन कर सका वो निवेदन किया। और पिछली शताब्दी हिंसक शताब्दी है। कम से कम 2 करोड़ 90 लाख 1 करोड़ लगभग 4 करोड़ और लगभग 5 करोड़ लोग हिंसक रक्तपात में 100 साल में चीन में गए हैं। अकारण कोरोना में कितने गए हैं, चीन के द्वारा डाले गए हैं, वो एक अलग विषय और चर्चा का पक्ष हो सकता है। मैं इतनी ही बात आज रख के अपनी बात पूर्ण करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ जी, कोई बात नहीं। जी हाँ हाँ नहीं, जन आंदोलन तो वहाँ हुआ। मैंने अभी चर्चा किया 1911 में हुआ, 1937 में हुआ, 1939 में हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ, 1966 में हुआ, 1989 में 89 में हुआ। उस जन विद्रोह को रोकने के लिए ही चीन लगातार इस तरह का षड्यंत्र भारत के विरुद्ध करता है और वो षड्यंत्र कब तक सफल होता रहेगा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वियतनाम तो फिर भी ज्यादा समर्थ है, ताइवान तो उससे भी छोटा है, कम ताकत है। ताइवान नहीं डरता, ताइवान उसके विरुद्ध हमेशा आग उगलता रहता है और ताइवानियन लोग तो कहते हैं कि चीन वास्तव में मेरा है। चीन में जो लोग रह रहे हैं वो चीनी मूल के वास्तव में नहीं है, वो चीन हमारा है और हमको चीन चाहिए। भारत भी नहीं डरता और चीन के लोग चूंकि हमेशा रिएक्ट नहीं करते, देशभक्ति का पाठ वहां बहुत तगड़े पढ़ाया जाता है और जबरदस्ती बलपूर्वक पढ़ाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ कई महीने तक शाहीन बाग होता रहा, चीन में ये संभव नहीं है। वहां कितने हजार लोग मर जाते तो वो मारकर भी उस शाहीन बाग प्रकरण को खत्म कर देते। इसलिए ऐसी जहां परिस्थिति होती है, तहसील होता है, जहां का नेतृत्व हिंसक और क्रूर होता है, वहां जनता हमेशा या छोटी परिस्थितियों में रिएक्ट नहीं करती। हमेशा चीन में जो रिएक्शन होगा वो बड़ा रिएक्शन होगा और वह रिएक्शन बहुत व्यापक पैमाने पर होगा। हजारों हजार की संख्या में लोग हताहत होते हैं। इसलिए वियतनाम नहीं डरता, ताइवान नहीं डरता, मकाओ नहीं डरता, हांगकांग नहीं डरता, कोई डरने का सवाल नहीं है। लेकिन जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के आलोक में भारत जब निर्णय लेता है, भारत के डरने का, चीन की जनता के डरने का, तिब्बत के डरने का, वियतनाम, हांगकांग, ताइवान, मकाओ, किसी के मंगोलिया के डरने का विषय नहीं है। परिस्थिति जन्य कारणों से जो समय आएगा उसके अनुसार वहां रिएक्शन होगा ही। और आप देखिए कि 20, 25, 30 वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं है वहां जो जितने भी हिंसक वारदात हुई। मैं पीछे की घटनाओं में नहीं जाऊंगा। 11 के बाद 5 में छोटा हिंसक घटना हुई, 11 में हुई, 11 के बाद 37 में हुई, 37 के बाद 39 में, 39 के बाद 44-45 में, फिर 44-45 के बाद 66 में, फिर उसके बाद 89 से लेकर, चूंकि पूंजीवादी आधारित मॉडल उसने अपनाया, उसके माध्यम से लोगों को काफी इंगेज भी किया, इसलिए ये थोड़ा गैप 30-31 साल का हो गया है। अब इस 30-31 साल का गैप बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल चले, लेकिन बहुत व्यापक नरसंहार होगा और उसका फायदा दुनिया भी उठाना चाहती है। भारत ही नहीं, वियतनाम ही नहीं, ताइवान, हांगकांग ही नहीं। ताइवान, हांगकांग, मकाओ, वियतनाम और तिब्बत तो ये चाहते हैं कि भारत ही इनिशिएटिव ले ले युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन भारत इस तरह की अदूरदर्शिता नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए।
थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए और उतावलेपन में आके यह निर्णय नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, भारत तो तिब्बत को लेकर, वियतनाम, ताइवान, हांगकांग, मकाओ को लेकर इनिशिएटिव लेना ही चाहता है, लेकिन भारत के सामने ये समस्या है कि जैसे ही तिब्बत के इशू को फर्स्ट हैंड अप्लाई करेगा, भारत के साथ इजराइल, फ्रांस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यह भारत के साथ नहीं खड़े होंगे। भारत के कारणों से भारत के साथ वे खड़े होंगे क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट हैं। वो तिब्बत के लिए भारत के साथ नहीं खड़े होंगे, इसलिए भारत सेकेंड फेज में उनको अप्लाई करेगा। उनके चढ़ाने पर या उनके कहने पर वो इनिशिएटिव नहीं लेगा। भारत अपने कारणों से उनका फेवर प्राप्त कर सकता है, उनका सपोर्ट ले सकता है, युद्ध में उनके साथ वो भागीदार हो सकते हैं, लेकिन तिब्बत के लिए वो भारत को सपोर्ट करेंगे कि नहीं, यह बहुत कठिन प्रश्न है। वो ताइवान के लिए सपोर्ट करेंगे, ये कठिन प्रश्न है। मकाओ, हांगकांग के लिए या मंगोलिया के लिए करेंगे, ये कठिन प्रश्न है। वो क्यों करेंगे? क्योंकि उनका जो व्यावसायिक हित है, उनका जो क्या कहते हैं, पावर पोल का जो कंसेप्ट है, उस पावर पोल के कंसेप्ट में उनके लिए तिब्बत कोई रोल प्ले नहीं कर सकता, तुर्कमेनिस्तान कोई रोल प्ले नहीं कर सकता, मकाओ कोई रोल, ताइवान, वियतनाम या मंगोलिया कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। अमेरिका के, ग्रेट ब्रिटेन के, फ्रांस के, इजराइल के अपने इंटरेस्ट हैं। वो केवल भारत के इंटरेस्ट में अथवा केवल चीन को डिफीट देने के इंटरेस्ट में यह आगे बढ़कर काम नहीं करने वाले हैं। उनके अपने इंटरेस्ट हैं और वे इंटरेस्ट तिब्बत के साथ नहीं जुड़ते, वे इंटरेस्ट बाकी देशों के साथ नहीं जुड़ते जिनको स्वतंत्रता और आजादी चाहिए। भारत उनकी स्वतंत्रता आजादी के लिए काम करेगा, लेकिन भारत भी प्रतीक्षा कर रहा है कि जब चीन कमजोर हो जाए, यदि अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन युद्ध में आगे आते हैं, तो निश्चित रूप से चीन अपने अंतरकलह के कारण और युद्ध के कारण भी बुरी तरह जब मार खाएगा, तो स्वाभाविक रूप से छोटा सा भी भारत की तरफ से जब इनिशिएटिव लिया जाएगा, तो तिब्बत के हक में, ताइवान के हक में, मकाओ के हक में, हांगकांग के हक में, वियतनाम के हक में या बाकी चीजों के हक में आएगा, तुर्कमेनिस्तान के हक में, वो सबके हक में आएगा और सब उससे लाभान्वित होंगे। क्योंकि तुर्कमेनिस्तान को लेकर तो सोवियत संघ भी उसके साथ खड़ा नहीं है। इसलिए हम, भारत की जो विदेश नीति है, वह विदेश नीति अलाउ नहीं करती कि उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर ले आए। भारत फर्स्ट प्रायोरिटी पर ले आकर भारत अपने आप को कमजोर करेगा। इसमें जी हाँ, आप बोलिए बोलिए। हाँ, तिब्बत आजाद होगा, भारत के कारण ही आजाद होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। चीन जब तक ठीक से कमजोर नहीं हो जाता, तब तक अग्रेसर आकर, फोर फ्रंट पर आकर भारत चीन के लिए कोई इस तरह का कार्य नहीं करेगा। क्योंकि भारत को अपने इंटरेस्ट, पहला अपना इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हमेशा चीन को डाउन करने की दृष्टि से ही वो काम करेगा। जी जी एक तो वहां की दो तरह की परिस्थिति है कि चीन में जो साम्यवादी शासन प्रणाली है, वो सेकेंड लीडरशिप डेवलप
करने की उनकी कोई परंपरा नहीं है। और वो सेकंड लीडरशिप, जब पहली जो लीडरशिप फ्रंट लाइन लीडरशिप है, जब वो अपने आप को डैमेज महसूस करती है, तब वो अब नॉमिनेट करती है एक तरह से अपने नेक्स्ट जनरेशन लीडर से। दूसरी चीज, वहां 12 राजनीतिक दल हैं जो वहां पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में, और वे साम्यवादी नहीं हैं। दिखावे के लिए साम्यवाद और उसका चोला पहने रहते हैं, लेकिन इनके अगेंस्ट वो चुनाव नहीं लड़ सकते, इनके अगेंस्ट कोई भागीदारी आंदोलन नहीं कर सकते, इनको केवल सजेशन दे सकते हैं। स्वाभाविक रूप से वे जो 12 राजनीतिक दल हैं मान्यता प्राप्त, उनमें से कोई लीडरशिप उभरेगी और वो आगे आएगी। अथवा ये हो सकता है ताइवान और वियतनाम बहुत एग्रेसिव रोल में रहते हैं और वे अपने आप को वहां के मूल निवासी मानते हैं। हो सकता है ताइवानी लोग लीडरशिप लेकर और फ्रंट खोलकर वहां आगे आए और भारत का और दुनिया का सपोर्ट मिले तो साम्यवाद को वहां से उखाड़ फेंकने में सफल हो। लेकिन वह विद्रोह किस स्तर का होता है, सरकार किस लेवल पर उसको जाकर दबा पाती है, नहीं दबा पाती है, वह आंदोलन कितना व्यापक होगा, इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। वहां की जनता भी भारत को देख रही है कि भारत का रिएक्शन एक्शन क्या होने वाला है। जी हाँ, नेक्स्ट। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? परसेंटेज कैलकुलेशन के आधार पर लेकर नहीं जा सकते। और भारत बहुत बड़ी मार्केट है और इस मार्केट का एडवांटेज चीन उठा रहा है और उसके और ने बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसकी यहाँ संक्षेप में चर्चा नहीं हो सकती। कभी और विस्तार से हम लोग केवल आर्थिक पहलुओं की ही चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट हैं और मल्टीप्लायर जो थियरी है इकोनॉमिक्स में, वो मल्टीप्लायर थियरी चीन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाती है। आप ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 63.7% सॉफ्टवेयर इंजीनियर केवल डायरेक्ट इंडियन या नॉन रेजिडेंट इंडियन काम करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि 59.3% हार्डवेयर इंजीनियर पूरी दुनिया में चाइनीज मूल के लोग काम करते हैं। यह जो कॉम्बिनेशन है, यह कॉम्बिनेशन चीन को बहुत लाभ पहुंचाता है और इस नाते हम परसेंटेज में न जाकर उसके जो अप्लाइड एस्पेक्ट है उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। जी जी धन्यवाद, नमस्कार। जी नमस्ते। जी नमस्ते। जी नमस्कार।